नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। जर्नल के 4th पार्ट में आज हम एक थर्ड एग्जाम्पल करेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस और ओपनिंग एंट्री को समझाया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन से। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बैंक है वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट रहता है और बिजनेस में बिना बैंक के काम चलना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो हम बिजनेस का एक करंट अकाउंट पहले बैंक में आमतौर पर खुलवा लेते हैं और जहाँ कहीं कई बार कुछ पेमेंट रिसीव होनी वो हमारे बैंक में आ जाती है। कई बार हम जो पेमेंट करने वो चेक से पेमेंट कर देते हैं, तो हाँ हमारे बिजनेस में से कैश नहीं जाता बल्कि बैंक में से हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो इस तरह से बैंक से रिलेटेड हमारी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि जिनमें बैंक इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यही आसान से ये हम पहले कर भी चुके हैं पिछले चैप्टर में इस चीज़ को कि व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है और कैश हमारे यहाँ से जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश सिंपल सी एंट्री हो जाती है। और इसके अपोजिट भी हो जाती है व्हेन कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से कैश निकाला जाता है तो हमारे बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है और गिवर कौन होता है, बैंक होता है। तो बैंक को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। वैसे आप इन एंट्रियों को एक दो बार में आप जब करते करते पहले इनको समझ लें, समझने के बाद इनको याद भी कर लें, क्योंकि हर एंट्री के बाद में आप ये सोचें कि क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, तो वो काफ़ी आपके लिए मुश्किल रहता है। तो इन एंट्रियों को एक बार समझने के बाद में आप इनको याद करके रखें। व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, यानी हमें कहीं से चेक मिला या ड्राफ्ट मिला और वो हमने उसी समय बैंक में जमा कर दिया, तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया। और टू कस्टमर पर्सनल, जिसने दिया है ये उसको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। यानी मान लीजिए जैसे एक्स ने दिया तो एक्स तो गिवर हो गया, तो उसको तो हम क्रेडिट कर देंगे उसके पर्सनल अकाउंट को, और बैंक अकाउंट अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि ये बैंक में हमारा उसी दिन सेम डे डिपॉजिट हो गया। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है तो जो चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड एंड नॉट सेंड टू बैंक सेम डे, अगर सेम डे हम बैंक में नहीं भेजते हैं और चेक को, तो ये चेक क्या हमारे पास में पैसा ही है, ये भी चेक एक किस्म से, तो इसको हम कैश अकाउंट को ही यहाँ पर डेबिट करते हैं। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यहाँ जिसने हमें चेक दिया है उसको तो हम क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेबिट में हम चेक के लिए, ड्राफ्ट के लिए, चाहे कैश के लिए, सभी के लिए डेबिट ही करते हैं अगर वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है। तो ऑन द डेट व्हेन चेक ड्राफ्ट आर सेंट टू बैंक, जब हम इस चेक को बैंक में जमा करते हैं तो एक किस्म से ये हो गया कि जैसे हमने कैश ही बैंक में जमा कर दिया हो, तो यहाँ बैंक को डेबिट करते हैं और टू कैश, यहाँ पर ये चेक है या ड्राफ्ट है या कैश है, ये हमारा चला जाएगा। चाहे हम चेक डिपॉजिट करें, चाहे ड्राफ्ट डिपॉजिट करें, चाहे कैश डिपॉजिट करें, सबकी एंट्री एक ही होती है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, कई बार क्या है कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में सीधे अपने आप ही जमा कर देते हैं और हमें खबर कर देते हैं, उसका या प्रूफ है वो दे देते हैं कि देखो जी हमने अपने आपके बैंक में ये पैसा इतना जमा कर दिया है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, तो ये भी सीधा हमारे बैंक में जाता है, बैंक रिसीवर बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कस्टमर पर्सनल, जिसने डिपॉजिट किया उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी व्हेन डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, कई बार जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वो बैंक उस डेट पर जब जिसने चेक दिया होता है उस खाते से पैसा हमारे खाते में जमा कर देता है, लेकिन कई बार उस खाते में पैसा नहीं होते और चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, जिसको हम बाउंस कहना भी कहते हैं, भी चेक बाउंस हो गया। तो इसमें हमने बैंक में पैसा चेक जमा किया था उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है। जैसे हमने जब बैंक में जमा किया था, ये चेक जमा किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल ये अकाउंट किया था, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ कस्टमर को दोबारा जिसको हमने क्रेडिट किया था उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है, जिसको क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देते हैं और बैंक को हमने क्या डेबिट किया था तो बैंक को वापस क्रेडिट कर देते हैं। डिसऑनर होने पर वो एंट्री को हम कैंसिल कर देते हैं, उल्टी एंट्री कर देते हैं उसकी और वो एंट्री हमारी रद्द हो जाती है। व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड एंड दैट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, कई बार क्या है कि हमने चेक तो हमें मिला लेकिन हमने साथ में डिस्काउंट भी वहाँ पर दिया, जैसे कैश मिलता है हमें तब हम डिस्काउंट देते हैं, ये भी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जिसने दिया हम उसको यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक भी डिस्काउंट भी दे दिया और चेक हमारा बैंक में चला गया, तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर। लेकिन इन दैट केस चेक डिसऑनर्ड, अगर इस केस में चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है जहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला हो और चेक कम मिला हो, तो यहाँ पर डिस्काउंट को भी हम कैंसिल करेंगे। क्योंकि डिस्काउंट किस बात का, जब उसने चेक जो उसका वो डिसऑनर ही हो गया चेक, तो ऐसे नहीं, डिस्काउंट छूट तो तभी मिलेगी जब उसने पैसा दे दिया हो। तो यहाँ पर जब उसने चेक दिया था तो हमने छूट दी थी उसे, तो अब इस जब चेक उसका लगा ही नहीं हमारा, वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तो इस चेक इसको भी डिस्काउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं, उल्टी एंट्री कर देते हैं इसकी। यानी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था और जो हमने डेबिट किए थे उनको हमने क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है हमें, ये कभी यहाँ पर एक गलती कर दें, डिस्काउंट क्रेडिट में तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया था उसी को हमने खत्म किया है, हमने उसको हमने क्रेडिट किया है। अब नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक, जब हमने चेक के द्वारा किसी को पेमेंट की हो, तो जिसको हमने पेमेंट किया उसको डेबिट कर देंगे और टू बैंक, बैंक को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। एंड व्हेन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय चेक, अब इसी तरह से जब किसी पर्सनल अकाउंट में हमने किसी व्यक्ति को हमने दिया है चेक, उसके अलावा हम कुछ खर्चों के लिए चेक दे देते हैं, देते किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन अगर खर्चों के लिए हम दे रहे हैं, किसी एक्सपेंसेस के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बाय नेम ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं। रेंट है तो रेंट लिखेंगे, सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे, टेलीफोन बिल है टेलीफोन बिल लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट वो लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस उसका नाम लिखेंगे और टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से उसका पेमेंट किया है, या कैश की जगह बैंक आ जाएगा। व्हेन कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब बैंक में से हम पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाए क्योंकि पर्सनल यूज है, और टू बैंक क्योंकि कैश नहीं निकाला, हमने बैंक से निकाला, तो बैंक का अकाउंट हमारा कम हो जाता है बैलेंस जो बैंक में, तो इसके लिए एंट्री हो जाती है हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारी व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, तो बैंक क्या, कई बार हम बैंक से पैसा निकाल भी लेते हैं, कभी हमने ज़्यादा पैसा निकाल ले, क्योंकि करंट अकाउंट में हमें बैंक सुविधा देता है कि हम बैंक में जितना हमारा पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम पैसा ज़्यादा निकालेंगे, क्रेडिट कार्ड पे भी आप देख सकते हो, जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर देते हैं तो वह उसके ऊपर भी क्या बैंक इंटरेस्ट लगा लेता है। तो इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या खर्चा है, क्योंकि ये हमने पे किया है, बैंक को पे किया है ये, तो ये हमारा खर्चा हो जाता है जब हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में हमारा बैलेंस जो कम हो जाता है और इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन बैंक चार्जेस फॉर सर्विसेज, जब यहाँ पर बैंक कुछ जैसा हमें सर्विस देता है, एटीएम कार्ड है या कुछ और भी जैसे सेवा देता है, तो उसके लिए बैंक कुछ खर्चे के कुछ पैसे भी हमारे खाते से काटता है, तो बैंक चार्जेस भी हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट हमारा खर्चा था, ऐसे बैंक चार्जेस भी हमारे क्या खर्चे डेबिट कर देते हैं। हम नकद पेमेंट नहीं करते बल्कि अकाउंट में से हमारा पैसा कम हो जाता है, यानी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारी एंट्री व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड और गिवन बाय बैंक, तो जब हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट रहता है तो बैंक उस पर हमें ब्याज देता भी है, तो ब्याज देता है तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट हमारी इनकम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ कैश की जगह हम क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। अगर यहाँ पर बैंक में हमारे खाते में जमा नहीं होता ये पैसा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन क्या ये खाते में, हमारे खाते में ही पैसा जमा हो जाता है, बैंक हमें नकद नहीं देता, जो इंटरेस्ट का पैसा उसे हमारे खाते में जोड़ देता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट को रिसीव किसने कर लिया, बैंक ने रिसीव कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी क्या होगी, इनकम हो जाती है। तो आप इन एंट्रियों को याद करके रखें, एक बार समझ लें, लेकिन आप फिर इसको याद करके रखें, बार बार आप सोचेंगे कैसे रिसीव किया, किसने गिवन किया, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके आपकी वैसे याद हो जाएंगे, समझ में आ जाना चाहिए, तो आप इनको अच्छे तरीके से, ये 14 एंट्रियाँ हैं, इनको आप याद कर लें। अब हम ओपनिंग एंट्री को समझते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल will be recorded the previous year's closing balance of all assets and liabilities। अब देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, तो हम सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या जो भी चीज़ हमने बिजनेस में लगाई उनको डेबिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाती है। लेकिन जब बिजनेस हमारा चलता हो तो पहले साल के हमारे कुछ ना कुछ एसेट्स बच रही होंगी,
जैसे हमने प्लांट खरीदी, मशीनरी खरीदी, कोई मोटर व्हीकल खरीद लिया, कुछ हमारे डेटर भी हो सकते हैं, कुछ हमारे क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी भी हो सकती है हमारी पिछले साल की, और पिछले साल की हमारी एसेट्स भी हो सकती हैं। जो पिछले साल हमने पेमेंट नहीं कर पाई जिन लाइबिलिटीज़ को, वो अगले साल की लाइबिलिटी बन जाती हैं। इसी तरह जो एसेट्स पिछले साल हमारी एसेट्स हमारे पास में बच गई थी, वो अगले साल के लिए हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं उन एसेट्स को भी। इसी तरह से जितनी कैपिटल हमने पिछले साल लगाई थी वो कैपिटल इस बार भी है, तो वो इस बार हमारे पास में कैपिटल है। तो इन बैलेंसेज से जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंसेज होते हैं उनकी हम एक ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं, यानी जितनी भी एसेट्स उनको सभी को डेबिट कर देते हैं और जितनी लाइबिलिटी और कैपिटल है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से हमारी एक ओपनिंग एंट्री बन जाती है। तो चलिए अब इसको ओपनिंग एंट्री और जो ये बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को आप पहले अपनी कॉपी है उसमें वीडियो को पॉज करके उसमें लिख लें। उसको लिखने के बाद में फिर हमारे साथ साथ इस एग्जाम्पल को करें। तो आपने अब ये उतार लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं तो अभी वीडियो पॉज करके पहले लिख लें, उसके बाद में चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये ओपनिंग एंट्री है जो उसको करते हैं। इसमें जो एसेट्स, जैसे हमने बताया था कि एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो सभी एसेट्स जितनी हमें दे रखी हैं, कैश अकाउंट है, बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट है, स्टॉक है, और ये हमारे क्या है डेटर्स हैं 47,000 के, इनके नाम भी दे रखे हैं। ये 47,000 से किस तरीके से बने, जिनमें से अशोक के 12,000 से, पवन के 15,000 और वे के 20,000। तो इनको हमारे जोड़ करके तीनों को इनको जोड़ करके हमारे क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं 47,000 के। यहाँ डेटर डेबिट करने के बजाय इनके जो नाम है इनको ही हम डेबिट करेंगे। मशीनरी है 60,000 की, इसे भी हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट और मशीनरी डेबिट। ये हमें दिए हुए हैं, ये हमने डेबिट कर दिए। अब इसके बाद में क्रेडिट में क्या, क्रेडिटर्स दे रखे हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिटर्स कितने के, 20,000 के। इनको भी आगे बताया गया है कि कौन कौन क्रेडिटर है। हमारे चमनलाल क्रेडिटर है, एक ओमपाल क्रेडिटर है। चमनलाल हमारा 7,000 से, ओमपाल हमारा 13,000 से। तो इन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया, टू चमनलाल टू ओमपाल, और कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीज़ की, 2 लाख रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ये हमारे बराबर आने चाहिए। जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस ये हमारे बराबर होते हैं। अब लेकिन कई बार इनमें डिफरेंस आ जाता है कि अगर ये हमारे एसेट्स, ये हमारे लाइबिलिटी और कैपिटल अगर ज़्यादा हैं और एसेट्स हमारी कम है, तो जितनी कम है उतने से हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और अगर ये हमारी एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो कई बार कैपिटल नहीं देते वहाँ पर। तो ये हमने 6th चैप्टर में देख लिया था कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बराबर क्या होती है, कैपिटल होती है। और यहाँ लाइबिलिटी को हम एसेट्स में लेस कर देते हैं और जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया गया, लाइबिलिटी दी गई है, और ये लाइबिलिटी हमारी एसेट से 31,000 ज़्यादा है। तो ये 31,000 हमारे किस में लिख देंगे, हम गुडविल में लिख देते हैं। अब फर्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन क्या है, ए चेक ऑफ ₹12,000 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। यानी 12,000 रुपये का चेक हमारे अशोक से हमने रिसीव किया और वो हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ये हमने डेट डाल दी यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जहाँ से मिला ये किससे मिला है, टू अशोक। अच्छा, कई बच्चे टू को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि ये 2-3-4 अक्षर छोड़ करके उसके बाद में टू लिखें। जैसे हम पैराग्राफ बनाते हैं ना, अगले लाइन से लिखते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा, ये हमारी कोई परंपरा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट लिखना अच्छा लगता है। सभी बुक्स में भी इस तरह से लिखा हुआ, तो ये ट्रेडिशन के हिसाब से हम लिखें इनको। ये हमें रिसीव कितने का किया हमने, 12,000 का, 12,000 हमने यहाँ लिख दिया, 12,000 ये हो गया, ये होगी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने याद की थी वैसे ही हमने एंट्री यहाँ पर लिख दी है। इसकी नरेशन लिख सकते हैं, 4 या बीइंग से आप स्टार्ट करते हैं। 4 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं। अब चलते हैं हम 3 अप्रैल को हमारे कितना है, ये हमारी एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पवन ऑफ ₹14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे।
यानी 3 अप्रैल को हमने 3 अप्रैल को हमने ये डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम क्या लिखते हैं फिर इसमें, हम कैश लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट। अगर सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं चेक को, तो उसे क्या लिखा जाता है, कैश लिखा जाता है। और हमें उससे लेने कितने थे, 15,000। पवन से जो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में देखिए पवन से कितने प्राप्त होने, पवन का अकाउंट है हमारा 15,000 का, ये हमारा डेटर है 15,000 से, लेकिन उसने पैसा कितने दिए हैं 14,500, और इसमें हिसाब किताब बराबर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड। हमने क्या दिया होगा, ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये हमारी लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं। टू पवन फॉर चेक received from Pawan and discount allowed। इसी बात को शॉर्ट में लिख दें। डिस्काउंट कितना हो गया 500 रुपीज़ का, और पवन से कितने बराबर हुए हमारे 15,000 लेने थे, 15,000 हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। अब नेक्स्ट डे इन्होंने क्या कहा है, एंड डिपॉजिट इट इनटू नेक्स्ट डे, बैंक में हमने नेक्स्ट डे यानी 4 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में चाहे हम कुछ भी डिपॉजिट करें, कैश डिपॉजिट करें, चेक डिपॉजिट करें, ड्राफ्ट डिपॉजिट करें, एंट्री एक ही होगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये कितने का था हमारा 14,500 का, 14,500। नेक्स्ट हमारी 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को क्या, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पवन डिसऑनर्ड। अब जो ये पवन से चेक रिसीव हुआ था, ये हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने पर हम क्या एंट्री करते हैं कि जो जिससे हमने चेक रिसीव किया था, क्रेडिट किया था उसको उस समय, तो उसे तो हम डेबिट कर देते हैं, यानी पवन डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब बैंक में इतना पैसा हमारा कम हो जाएगा, जितना हम मान के चल रहे थे कितना हमारा पैसा जमा हो गया बैंक में, लेकिन वो कम हो जाएगा। और इससे हम डिस्काउंट को भी वापस ले लेंगे, डिस्काउंट हमने दिया था इसे, तो अब वो डिस्काउंट नहीं देंगे इसे, तो टू डिस्काउंट अलाउड। यहां पर ये हमारी कोई इनकम नहीं है, बल्कि जो हमने उसे छूट दी थी वो छूट वापस किया, उसकी उल्टी एंट्री हमने की है इसमें। फॉर चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, यानी बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, तो पवन से जितने लेने थे अब हमारे उतने ही, दोबारा से उतने का डेटर बन जाएगा। पवन हमारा 15,000 उससे लेने थे, तो 15,000 से दोबारा से डेटर बना लिया। बैंक से हमारे कितने पैसा कम हुए, 14,500, क्योंकि बैंक में इतने ही हमने डिपॉजिट किए थे। जो डिस्काउंट दिया था हमने 500 का, वो वापस उसे डिस्काउंट ले लेंगे। डिस्काउंट किस बात का, जब तुम्हारे पैसे नहीं दिए तुमने, तो ये तभी मिलता है डिस्काउंट जबकि कोई पैसा देता है। नेक्स्ट हमारा 10 अप्रैल को, पेमेंट मेड टू ओमपाल ₹12,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी हमने पेमेंट कर दी है ओमपाल की, तो ओमपाल को डेबिट करेंगे हम, ओमपाल डेबिट टू बैंक, यानी चेक दिया है तो चेक देते समय हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें वहां से छूट भी मिली है, फॉर अमाउंट पेड टू ओमपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओमपाल के का जो अकाउंट में था वो कितने से था, क्रेडिट, ये हमारा क्रेडिटर था 13,000, उसको हमने चेक दिया है 12,800, 12,800, तो ये 200 रुपीज़ ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें छूट मिल गई, हमारा लाभ हो गया, डिस्काउंट रिसीव।
नेक्स्ट एंट्री हमारी 11 अप्रैल 2020। यहाँ पर है सैलरी ₹300, रेंट सैलरी ₹3000 एंड रेंट ₹2000 पेड बाय चेक। हमने सैलरी और रेंट का चेक से पेमेंट किया, तो वही खर्चे तो हमारे डेबिट ही होंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैश की जगह क्या आ जाएगा? अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश की जगह बैंक आ जाता है, टू बैंक। फॉर सैलरी एंड रेंट पेड बाय चेक। सैलरी कितनी? 3000, रेंट कितना है? 2000, और बैंक से हमारे कितने पैसे चले जाएंगे? 5000। ये हमारा पेमेंट 5000 को हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हमारे क्या ट्रांजैक्शन हुई है? विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो इसमें हमारे क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाती है जब भी पर्सनल यूज के लिए हम पैसा निकालते हैं बिजनेस से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन वो ऑफिस के जो कैश है उसमें से नहीं निकाला, बैंक में से निकाला है, तो यहाँ पर बैंक को हम कैश की जगह बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट फॉर कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पैसे निकाले कितने हैं ये? 2500। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2500। अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी 16 अप्रैल 2020। यहाँ पर क्या है? 7000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे जो बिजनेस का करंट अकाउंट है उसमें से 7500 निकाल करके हमने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया, तो यहाँ पर वही फिक्स्ड डिपॉजिट को डेबिट कर दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकाउंट हमारे 2-3 तरह के होते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और करंट अकाउंट है। एक सेविंग अकाउंट भी रहता है, लेकिन बिजनेस के जो सेविंग अकाउंट नहीं खोले जाते। बिजनेस का करंट अकाउंट खुलता है या उसमें से वो आरडी या एफडी करा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एफडी करा दिया अपने करंट अकाउंट से। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो बैंक में पैसा था हमारा करंट अकाउंट में, ये जो बैंक अकाउंट होता है ये हमारे करंट अकाउंट के लिए ये बैंक अकाउंट को हम लिखते हैं। तो यहाँ एफडी हमारी करा दिया 7500 की, अब हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, और बैंक में से जो बैंक में हमारे अकाउंट में थे 7500 रुपये करंट अकाउंट में, उसमें 7500 रुपये हमारे कम हो गए हैं। फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम करंट अकाउंट। हमारा जो करंट अकाउंट है बिजनेस का, उसमें से हमने एफडी करा दी। अब हम चलते हैं 20 अप्रैल को। परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट। अब यहां मालिक ने बिजनेस के अकाउंट में से नहीं, बल्कि जो अपने पर्सनल अकाउंट था उसमें से चेक दे दिया, और मशीनरी हमारी परचेज होगी। तो मशीनरी तो परचेज, मशीनरी बिजनेस में आई है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने की कि मशीनरी अकाउंट को तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू, अब यहां पर यह समझने की बात है, टू यहां पर हमने बिजनेस में से कोई पेमेंट नहीं की, बिजनेस में से कोई कैश नहीं गया, ये पर्सनल पेमेंट लगाई है, मालिक ने अपने पर्सनल खाते में से लगाया है। तो पर्सनल खाते में से या पर्सनल अमाउंट पैसे में से जब भी बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर टू कैपिटल आएगा। ये बात को थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस बात को ठीक से समझ लें। टू कैपिटल अकाउंट कि ये मालिक ने अपने पर्सनल बैंक में से, पर्सनल जो उसका सेविंग अकाउंट है उसमें से पेमेंट की है, और मशीनरी बिजनेस के लिए लिए। तो मशीनरी तो बिजनेस में आई है, तो बिजनेस में ये आई कहाँ से है? बिजनेस का तो पैसा गया नहीं ना, बिजनेस के बैंक में से कम हुआ, ये मालिक का पैसा गया है। तो मालिक जब भी पैसा लगाता है बिजनेस में, तो इसका मतलब क्या है कि 50,000 रुपये मालिक ने बिजनेस में और लगा दिए उनकी मशीन खरीद करके। तो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे इसको थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान से समझ लें इसे।
नेक्स्ट आती है हमारी 30 अप्रैल को। फॉर मशीनरी परचेज्ड purchase and payment made by personal account, पर्सनल सेविंग अकाउंट और लिख देता हूं मैं, सेविंग अकाउंट बाय हिज, यानी जो संगीता का जो पर्सनल अकाउंट है उसमें से उन्होंने ये पेमेंट की है। अब नेक्स्ट हमारा इजी है, ये बैंक चार्ज 200 रुपीज़ फॉर देयर सर्विस एंड अलाउड इंटरेस्ट 150 रुपीज़ एंड आल्सो चार्ज इंटरेस्ट ₹50। यानी अगर कुछ खर्चा हमारा हुआ है तो हमारा डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ बैंक चार्जेज है, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर खर्चा क्या है, इंटरेस्ट भी चार्ज किया है बैंक ने, वो 50 रुपीज़ का किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट चार्ज भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे याद रहेगा कि इंटरेस्ट कौन सा, चार्ज वाला है या अलाउड वाला है। इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इनसे हमारा बैंक क्या कम हो जाता है। जब बैंक में हमारा पैसा कम होता है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, और बैंक में हमारा कोई पैसा बढ़ता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं। फॉर चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, एक तो बैंक जो हमें सर्विस देता है उनके लिए कुछ खर्चे काट लिए, कुछ हमारा इंटरेस्ट हमसे ले लिया, क्योंकि कई बार क्या है कि हम बैंक से ज़्यादा पैसा भी निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें ओवरड्राफ्ट की हमें सुविधा मिलती है बैंक में, बैंक हमें एक सुविधा देता है कि आप ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो हमने चार्ज किया उसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ बैंक चार्ज किया और 50 रुपीज़ हमारे इंटरेस्ट चार्ज किया है, इस तरह से 250 हो गई। इसके अलावा सेम इसी डेट में 30 अप्रैल को ही उन्होंने इंटरेस्ट हमें दिया भी है, क्योंकि जो हमारा पैसा बैंक में जमा है उस पर कई बार जो बैंक है वो इंटरेस्ट हमें देता भी, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हमारा पैसा जमा होता है बैंक में तो वहाँ पर इंटरेस्ट हमें मिल भी जाता है। तो इसके लिए क्या है, बैंक हमारा बैलेंस जो बैंक में बढ़ जाता है जब हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो ये इंटरेस्ट अलाउड, ये हमने अलाउड नहीं दिया इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट अलाउड करते हैं तो जैसे हमने डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते थे, वो डिस्काउंट हम देते थे, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट अलाउड है ये बैंक के द्वारा है, बैंक ने अलाउड किया है। इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट ये हो जाएगा 150 रुपीज़, खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। फॉर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरीके से क्या है, हमारा जो एक एग्जाम्पल है ये हमारा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।